और मेरा उद्देश्य ये है कि मैं इस कल्चर को देश-विदेश में पहुँचाऊँ और बच्चों को मैं अपनी संस्कृति और सभ्यता के विकास के लिए भागीदारी बनाऊँ। हाँ, मेरे पतिदेव का हाथ है, बस उनका यही कहना था कि बस घर ना बिगड़े। जब एक इच्छा होती है ना, एक पैशन होता है, एक जुनून होता है, तो सब मैनेज हो जाता है कि जहाँ से जो सीखने को मिला सीख लो, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बड़े बच्चे हो, चाहे किसी बुजुर्ग को, लेकिन सीखने की कला हमेशा अपने अंदर समाहित करके रखनी चाहिए। भारत देश उसका रिप्रेजेंट करे तो अलग ही एक महसूस हो, अलग एनर्जी लगती थी कि जब लोग गुरु बन जाते हैं तो शिष्य को कुछ नहीं समझती। मैं तो इस संस्कृति को बचा के नहीं रख रही हूँ, हमारे इंडियन कल्चर को तो मैं कैरी ही नहीं कर रही। जब आप नहीं कैरी करोगे तो बच्चे क्या कैरी करेंगे। भारत की अगर हम बात करते हैं तो उसके गौरव की बात करते हैं और जब गौरव की बात होती है ना तो चाहे वो प्राचीन इतिहास वाला भारत हो चाहे वो वर्तमान इतिहास का भारत, उसकी जो सबसे अधिक झलकियां दिखती हैं वो किस में दिखती हैं? नृत्य में। क्योंकि वो कलाएं जो कि बहुत से पत्थरों पे भी दिखती हैं, वो कलाएं जो कि हमारे अंदर रची बसी हुई हैं। उस कला में भी अगर कथक नृत्य की बात की जाए तो नाम सुनते ही भारत की एक अलौकिक छवि दिखने लगती है। तो चलिए आज उस कह सकते हैं उस कथक की जो दुनिया की मशहूर हमारे साथ हैं, उन्होंने भारत की पहचान न केवल भारत बल्कि विश्व तक पहुंचाई है। डॉक्टर प्रभा दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनप्लग गॉसिप में मैम। मैम सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में। मैं डॉक्टर प्रभा दुबे हूँ और मैं एक कथक नृत्यांगना हूँ और मैं लास्ट में क्लास से 25 ईयर्स से इस फील्ड में हूँ। और मेरा उद्देश्य ये है कि मैं इस कल्चर को देश-विदेश में पहुँचाऊँ और सबसे पहली बात मेरी ये है कि बच्चों में संस्कार दी कि अभी के समय बच्चे संस्कारित नहीं रहते हैं। बच्चों में वेस्टर्न जो भी कल्चर इन्वॉल्व हो रहा है, तो इस चीज़ को हटा के अपने कल्चर में इन्वॉल्व करो और बच्चों को मैं अपनी संस्कृति और सभ्यता के विकास के लिए भागीदार बनाऊँ और उनको प्रमोट करें। ये मेरा उद्देश्य। मैम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो धरती है वो तो हर चीज़ से फलीभूत है। आप भी वहीं से हैं? हाँ जी। तो मैम कहाँ जन्म हुआ? किस तरीके से आपकी। मेरा जन्म तो पवित्र स्थल काशीपुर में हुआ है। मैं वहीं से जन्म मेरा हुआ है और मैं ब्राह्मण परिवार की हूँ। तो ब्राह्मण परिवार में होने के कारण मुझे इस फील्ड से जुड़ने में थोड़ी-सी दिक्कत की सामना करना पड़ा क्योंकि पापा हमेशा अपोज़ करते थे कि नहीं इस फील्ड में नहीं रहना है। लेकिन मेरा लगन, मेरा जो जुनून था उनको भी तोड़ दिया। तो फिर मैं बचपन से ही नृत्य के प्रति बहुत ही पैशनेट रही हूँ। मेरा मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं सोचती थी कि मैं अगर बड़ी हूँ तो गाना बनूँगी। तो मैंने इस फील्ड में लगातार काम किया, पापा को फ़ोर्स किया कि पापा आपका मतलब मुझे जाना है करिए। तो पापा ने मेरे अंदर ये देखी कि मुझे जाना है, करना है। तो पापा ने फिर मुझे सबसे पहले पापा का ट्रांसफ़र दिल्ली में हुआ था, महाराज जी के पास भेजा। महाराज जी के पास भेजा मैं बस। यहाँ तक आऊँगा, लेकिन जब आपके बारे में थोड़ा हमारी टीम रिसर्च कर रही थी, हाँ, तो पता चला कि उम्र जो थी महज़ 10 साल की थी, हाँ। जब शायद आपने इस क्षेत्र की तरफ कदम बढ़ाया। 10 साल में तो मतलब बच्चे बस खेल रहे होते हैं, चीज़ें होती हैं। उस समय नृत्य के प्रति जो ये प्यार था मतलब ये क्या मतलब जैसे होता है कि फैमिली के साथ आप कहीं जाते थे, किसी कहीं शो दे वो चीज़ जैसे कहते हैं ना जो बीज है, वो कैसे पड़ा मतलब? ये बीच तो मैं भी नहीं बता सकती क्योंकि जब मैं होश सँभाली मैं तो मुझे समझ में आया कि दुनिया क्या है, 3-4 साल से समझ में आता है। तो मैं देखी टीवी देखती थी, टीवी में लोग नृत्य करते थे, मुझे अच्छा लगता था। इनको देख के मैं कॉपी करती। ठीक है, नहीं हमारे यहाँ कॉलोनी में फंक्शन होता था तो वहाँ मैं नृत्य करती थी। तो लोग कहते थे वाओ! कितना अच्छा नृत्य करती है। तो फिर धीरे-धीरे करके मुझे नृत्य करना बहुत ही अच्छा लगने लगा। मतलब मैं बहुत ही इसमें प्रसन्नचित होने लगी और मुझे बहुत ही मज़ा आने लगा। तो फिर हमेशा कहीं मैं हमेशा नृत्य करने लगती थी। तो पापा बोलते क्या हमेशा सब नृत्य करती है। तो इसके बाद जब ट्रांसफ़र हुआ तब मैंने फ़ोर्सफुली आके पापा को बोला कि मुझे नृत्य सीखना है और नृत्य का नेम है शास्त्रीय नृत्य। मुझे शास्त्रीय नृत्य सीखना। तो मैम अगर मैं आज से 25 साल पहले की बात करूँ, सन 2000 की बात, तब तो अगर सुविधाओं की बात की जाए तो ना मोबाइल्स होते थे, ना ये सोशल मीडिया का ज़माना होता था, ना चीज़ें होती थी। तो जब आपको नृत्य सीखने की बात हुई, तो किस तरीके से आप कहाँ पे आपने जॉइन किया या किस तरीके से खोजबीन कैसे हुई फिर? मतलब सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? पापा मेरे रेलवे में थे, जब ट्रांसफ़र दिल्ली हुआ तो स्कूल में ही बातों-बातों में बोले कि यहाँ पर कथक नृत्य सिखाया जाता है, तो महाराज जी का कला आश्रम, पंडित बिरजू महाराज जी का जो बन ही रहे हैं, उनका कला आश्रम था। उनके पास मम्मी लेके गई, लेकिन वहाँ पे ले जाने के बाद बहुत ही दूर था हमारे घर से ये।
फिर मम्मी ने आस-पास पता किया कि कहाँ पर सिखाया जाता है, तो फिर मम्मी ने चलिए के लिए। लेकिन फिर 1 साल के अंदर फिर से ट्रांसफ़र पापा का हो गया छत्तीसगढ़ में, जी। तो मेरा नृत्य छूट गया। फिर आप यहाँ से छत्तीसगढ़ चले गए। हाँ जी। फिर इस पैशन को कैसे बनाए रखा? क्योंकि वहाँ पे तो आज के समय में भी देखा जाए सो डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है, लेकिन अभी भी थोड़ा अगर दिल्ली की तुलना में की जाए तो बहुत अंतर है चीज़ों का। और वहाँ पे तो सोच भी बहुत उस समय 2000 सन 2000 2005 जो भी हो चीज़ों का। तो मैम किस तरीके वहाँ पे कैसे फिर आपने अपने आप को वहाँ पर मेरा सब कुछ बंद हो गया, वहाँ पर कुछ भी नहीं रहा। फिर ऐसे अंदर तो थी, एक बीज तो था ही, फिर शादी के बाद मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया। मतलब अच्छा मतलब जब छत्तीसगढ़ पहुँची उस वक़्त के बाद तो कुछ भी नहीं, एक तो आप स्टॉप हो गया। अच्छा, तो लेकिन घर में अपने आप प्रैक्टिस करती रहती थी या अपने प्रैक्टिस करती थी, मैं देख के डांस करती रहती थी, चीज़ों को समझती थी। संगीत में जो छंद होते हैं, जो लय होते हैं, ताल होते हैं, उनको समझती थी। उनसे फिर गाना भी गाती थी। तो पापा ने बोला कि अभी तो यहाँ पर कुछ ऐसा है ही नहीं और मैं तो यही चाहता था कि तुम ना करो। तो ये भी इसके बाद फिर मायूस हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कहा कि एक दिन तो ज़रूर पूरा होगा, ये विश्वास था मुझे। कि अगर नहीं इच्छा है, तो मैं ज़रूर पूरा करूँगी। मैम अभी आपने एक बात कही कि शादी के बाद शुरू हुआ। होता उल्टा है कि शादी के बाद ऐसी चीज़ें बंद हो जाती है। तो ये सुनने में थोड़ा शायद आज के ही लोगों को हमारी जो फैन्स है पब्लिक को क्योंकि हम हमेशा ये सुनते हैं कि एक महिला का हाथ तो होता है, लेकिन बहुत कम शुरुआत अब ये प्रोफेशनल शुरुआत ही है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पीछे जो पूरे शायद उनका बहुत बड़ा हाथ है इस जर्नी में। हाँ, मेरे पतिदेव का हाथ है। उनका मतलब मेरे पतिदेव ने कभी मेरे हस्बैंड ने कभी किसी इच्छा पे मना नहीं किया। बस उनका यही कहना था कि बस घर ना बिगड़े और मैं घर के साथ-साथ में अपनी जो इच्छाएँ थी, अपना जो शौक था, उसको मैंने पूरा किया, मैंने सीखा। मेरे घर में ही खुद गुरु आते थे, सिखाते थे क्योंकि मेरा बेटा छोटा था, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था बाहर जाना। तो गुरु ने घर में आते थे और 2-4 और भी आते थे, तो हम सीखते थे, गुरु सिखाते थे और वैसे ही चलता रहा, तारकम में बना रहा कि धीरे करके बच्चा मेरा बड़ा हुआ, बेटा बड़ा हुआ तो फिर मैं बाहर निकलना स्टार्ट किया। फिर मैंने बहुत सारे गुरुओं के पास गई क्योंकि मुझे वो क्वालिटी, वो चीज़ नहीं मिल रही थी जो की तरह। थोड़ा-सा बस एक पर्सनल सवाल है रोकूँगा, एक थोड़ा-सा पर्सनल सवाल है। जब आप शादी करके आईं, क्योंकि उससे पहले आपका बंद हो चुका था, तो फिर अपने हस्बैंड के साथ किस तरीके से उनको ये पता चला कि आप इस चीज़ को वो कहानी दोहराओ क्योंकि वो रोचक है, क्योंकि अगर आप दिल्ली से होती तो शायद थोड़ा उनको आइडिया भी होता, चीज़ें होता कि हाँ, कुछ कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे आप छत्तीसगढ़ जाके सब स्टॉप हो चुका था, तो जब मुलाकात भी हुई होगी या शादी के बाद भी, तो वो थोड़ा-सा रोचक जो लोगों को नहीं पता कि किस तरीके से ये चीज़ें होती, जब कलाकार के जी, जीवन में। बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि हम सारी ज़िम्मेदारी एक साथ लेके चलते हैं ना, तो हमारे जो हस्बैंड वो तो भी कोऑपरेट करते हैं। उनके घर की भी ज़िम्मेदारी होती है। महिला की ज़िंदगी में तो 2 परिवार होता है, एक अपना मायका, एक अपना ससुराल। अगर दोनों को तारतम्य में बैठा के चलेंगी, तो उनकी तरफ से भी एक होगा कि नहीं अगर वो मेरे लिए कर रही हैं, तो मैं भी इनके लिए करूँ, इनकी इच्छा को नहीं मारूँ। तो मैंने इस तरीके से चीज़ें करी कि ये कभी हमारी इच्छा के लिए कभी उनको अपोज़ नहीं की, कि नहीं, नहीं करना करके। तो बोले, "बस साथ रहो और घर को देखो, अपना शौक भी देखो। बस इस दोनों को मैनेज करते हुए ऊपर वाले की कृपा है कि मैं यहाँ तक पहुँच गई। मैं यहाँ पे थोड़ा-सा आ जाता हूँ वर्तमान के समय में। हाँ। जब ये आप बात कर रही हैं, उस समय सोशल स्टिग्मा भी था, बहुत सी चीज़ें। आज हम ही लोग हैं, मान लीजिए हम बीइंग अ जेंट्स हम ये कहते हैं कि हम सुबह से शाम तक यार ऑफ़िस भी सँभालें, फिर घर भी सँभालें। आप लोग 3-3 अगर मैं वैसे कहूँ खुद के परिवार भी सँभालना, मायका भी सँभालना, ससुराल भी सँभालना और खुद का भी सँभालना, बच्चे-वच्चे। कैसे ये तारतम्यता ले आए? मतलब टिप्स चाहिए होगा लोगों को। जब एक इच्छा होती है ना, एक पैशन होता है, एक जुनून होता है, तो सब मैनेज हो जाता है। एक विश्वास होना चाहिए कि मुझे करना है। जिस आप इसको करोगे कि मुझे करना है, मुझे इस फ़ील्ड में जाना है, तो सब मैनेज हो जाएगा। ट्रैवलिंग के दौरान क्योंकि बाकी चीज़ों क्या होगा कि जब आप मेक्सिको का सफ़र किए इससे हाँ, बिल्कुल जैसे लेकिन ट्रैवलिंग भी है क्योंकि आपका ऐसा नहीं था कि नहीं चलिए ऑफ़िस गए, ऑफ़िस से 10 टू 5 की जॉब है या समथिंग लाइक ट्रैवलिंग है, उसके बाद प्रैक्टिस है, फिर बहुत सी चीज़ें। वो सारी चीज़ें कैसे मैनेज होती थी मैम? हम तो सोच के नहीं सोच पा रहे, आप कैसे मैनेज करनी है? नहीं, देखिए कैरिंग होती थी मेरी देश-विदेश में होती थी, इंडिया में भी होती थी, विदेश में भी होती थी। मैं ऑलमोस्ट 25 से 30 कंट्री में विज़िट कर चुकी हूँ और रिसेंटली जाने भी वाली हूँ। तो जैसे बेटा छोटा था तो क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा मेरी मम्मी आ जाया करती थी और हस्बैंड का वर्किंग 10 टू 5 जॉब था एनटीपीसी में हस्बैंड मेरे, तो उनका जॉब था तो उसके साथ मैनेज हो जाता था। मेरी मम्मी आ जाया करती थी मैनेज करने के लिए। मतलब सारे परिवार ने एक साथ यार हाँ, वही आया तो मम्मी का तो सपोर्ट था एक। फिर मैम आप इसके बाद क्या लखनऊ घराने से जुड़ाव कैसा हुआ?
और हुँ। किस तरीके से वहाँ तक पहुँचना, फिर वहाँ से जर्नी का किस तरीके से? हाँ, मेरा जब स्टार्ट हुआ था, जब शुरू करे थे हम, तो मैं सबसे पहले लखनऊ घराने को गई थी मैं, लखनऊ घराने में एक आश्रम गई थी। वहाँ से ही मेरी शुरुआत हुई। तो ये मुझे पता था कि मुझे सीखना सी इनके 3 घराने हैं कथक के, लखनऊ, जयपुर और बनारस। तो मैंने लखनऊ घराने से ही अपनी शुरुआत करी थी, तो शुरुआत में वहीं से था। आगे चल के मैं वहीं से ही जुड़ी। तो मैम इसमें कुछ जैसे बहुत से जो आगे सीखने वाले बच्चों को चीज़ें जैसे घराने चुनने में या जिस तरीके से आपने कहा कि 3 घराने होते हैं, अब बनारस घराना भी उतना ही अधिक फ़ेमस है चीज़ है। तो इसके लिए किस तरीके से अप्रोच होती है, किस तरीके से उसमें जाया जाता है चीज़ों को लेके? देखिए घराने का तो जब हम शुरू-शुरू में जाते तो हमको पता नहीं होता। जब हम गुरु के पास जाते हैं, तो गुरु ही बताता कि 3 घराने होते हैं कथक की। तो बस मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि मुझे कथक सीखना है, कथक नृत्य सीखना है। तो जब मैं गई तो मेरा जो फेस टू फेस हुआ था, तो मेरे लखनऊ घराने के गुरु से हुआ था। तो मुझे नृत्य करना था, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे बनारस हो, चाहे जयपुर, मुझे नृत्य करना था। जब लखनऊ घराने से इंटरेक्शन हुआ तो मैं लखनऊ घराना सीखी, अगर हो सकता कोई जयपुर घराने के गुरु के पास जाता, तो वो जयपुर ही सीखता। तो ये उस वक़्त सेंस नहीं रहता, उस समय सिर्फ नृत्य करना तो उस समय ये रहता है कि कोई गुरु मिले और हमें वो आगे का हाँ, मार्गदर्शन नृत्य का सफ़र कब करियर बनता चला गया? मैंने एक्चुअली एमएससी हूँ, एमए हूँ। हाँ, मैम ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, मतलब मैं जब टीम रिसर्च कर रही थी ना, तो उन्होंने कहा कि एमए भी हैं, बीएससी भी हैं, बीएड भी हैं, 1-2 तो हम भी भूल रहे हैं कि शायद शी जो है अ, मतलब एक कहते हैं ना कि लोग कहते हैं ना, आप एक चीज़ में लगे हुए हो तो कढ़ाई पीछे रह जाती है, लेकिन यहाँ पे अगर मैम का तो हम खुद जानना चाहते हैं कि आप क्योंकि एमए, बीएससी और सारे अलग सेक्टर हैं। बैचलर ऑफ साइंस अलग है, ग्रेजुएशन मास्टर ऑफ आर्ट्स अलग है, बीएड टीचिंग के मामले में अलग चीज़ है। तो ये किस तरीके से ये अच्छा और ये सारा चीज़ इसी नृत्य के साथ भी चल रहा होगा। बाकी हैं। तो ये हम लोग कहते हैं कि नहीं हम एक काम में लग गए तो बस उसी में लगे रहेंगे। लेकिन यहाँ पढ़ाई भी चल रही थी, परिवार तो इतना सारा तो पढ़ाई के बारे में थोड़ा आते हैं मैम। किस तरीके से ये सफ़र था? देखिए मेरी शादी बहुत छोटी में हो गई थी, जब मैं बीएससी फाइनल ईयर में थी। बस होता ना गाँव में कि मतलब गाँव में ही रहा, लेकिन दादियों का कि नहीं हमारे घर में एक ही बेटी तो हमको शादी करनी है, तो रहती है थोड़ा-सा, तो मैं जल्दी मेरी शादी हो गई थी। लेकिन ना सपोर्ट रहा परिवार का, मेरे खासकर हस्बैंड का सपोर्ट काफ़ी रहा मुझे। तो उसके बाद ही मैंने बीएससी फाइनल की तभी शादी हो गई थी मेरी। ओके। उसके बाद फिर एमएससी मैंने किया, फिर एमए किया पॉलिटिकल साइंस में, फिर ट्रिपल एमए किया कथक में, फिर मैंने बीएड किया। तो उसी दौरान चलता रहा और नृत्य भी साथ में चलता रहा। मुझे पढ़ने को बहुत शौक था। मतलब मैं जब पीएचडी कर रही थी, तो मुझे जब बुक लिख रही थी, इसके लिए रिसर्च करते हैं पीएचडी की, तो मतलब नई-नई चीज़ों की जानकारी लेना, अपने आप को अपडेट रखना, दुनिया के साथ चलना, कुछ नया सीखना, ये जुनून हमेशा मेरे अंदर है कि जहाँ से जो सीखने को मिला सीख लो, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बड़े बच्चे हो, चाहे किसी बुजुर्ग को, लेकिन सीखने की कला हमेशा अपने अंदर समाहित कर रखनी चाहिए। तो इसी दौरान सब चलता रहा था कि पढ़ना अच्छा लगता था मुझे। अच्छा, तो ये अपनी जर्नी के साथ आपको लगा था। तो पॉलिटिकल साइंस में तो क्या राजनीति विज्ञान क्यों चुना या मतलब उसके बारे में जानना था कि मेरे को कुछ करता था। और जैसे जानना नहीं था, मुझे कुछ करना था, कुछ सीखना था। तो मैंने किया। जब बच्चा मेरा छोटा था, बेटा छोटा था, उस दौरान नृत्य नहीं कर सकती थी क्योंकि बच्चा पीठ कर के जाना मुश्किल है। मैंने कहा ये समय मैं क्यों गँवाऊँ? तो मैंने उस समय के लिए ऐसा यूज़ किया। ओके। तो वैसे पॉलिटिकल साइंस की मैंने एमए कर ली। फिर अब कहते हैं ना फिर ज़िंदगी में बहाने बहुत होते हैं, लेकिन करने का एक ही बहाना होता है कि मुझे करना है। परिस्थितियाँ कुछ भी है, हाँ जी। लेकिन करना है तो फिर करना है। मैम हम जब भारत में रहते हैं, हम अपना जब मनाते हैं कोई स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, हम तिरंगा लहराते हैं तो हमारा जो सीना है वो गर्व से फूल जाता है। आपने तो मेक्सिको अगर सैन तो वहाँ पे जाके आपने अपने जो हमारा रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया वहाँ पे सेलिब्रेट किया, वहाँ पे डांस परफॉर्मेंस दी। कितना बड़ा गर्व! देखिए जब हम स्टेज में थे, तो जब हम स्टेज में जाते थे, तो उनका नेशनल एंथम होता था हमारे देश का और ऑलमोस्ट मेरा सुबह-शाम हमेशा परफॉर्मेंस होता था। वहाँ पे की टाइम ड्यूरेशन भी बहुत अलग-सा है। तो 9-10 घंटे का कुछ फ़र्क है ऐसा वहाँ पर। तो सुबह-शाम हमेशा होता था। लेकिन जब स्टेज में जाते थे, जब इंडिया का नेशनल एंथम रहता था, राष्ट्रीय गान, तो सभी को एक अलग ही महसूस होता था कि हम अपने देश को प्रेज़ेंट कर रहे हैं। हम देश को वहाँ पर हम बता रहे हैं कि हमारा एक देश है, भारत देश। उसका रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो अलग ही एक महसूस अलग एनर्जी लगती थी कि हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं। और मैम सबसे बड़ी जैसे मैंने शुरुआत भी इंट्रो में भी कहा था कि जो ये नृत्य है ये झलक है भारत के परिवेश की। तो मैम उसके बाद जो एप्रिसिएशन मिलता था, जो चीज़ें मिलती थी तो वो बातें थोड़ा हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके से इंटरेक्शन होता था? भले वो भारतीय दूतावास में वहाँ पे चीज़ हो तो किस तरीके से इंटरेक्शन होता था? आफ्टर परफॉर्मेंस, पहले परफॉर्मेंस के किस तरीके से क्या रहती थी बातचीत? इसके बाद क्या होता था, लोग हमारे साथ फ़ोटो खिंचाने आते थे कि हम आपका फ़ोटो खिंचाने चाहते हैं।
इसमें कि हमारा जो गेटअप था, हमारी जो पर्सनैलिटी थी, क्योंकि नृत्य सीखते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी अलग निखर आती है, क्योंकि आप ईश्वर से जुड़ते हैं और ईश्वर की एनर्जी डायरेक्ट लेते हैं। आप देखना एक नृत्यांगना होगी चाहे नर्तक होगा, उसके ऑरा और एक आम आदमी के ऑरा में बहुत फ़र्क, आप इस चीज़ को महसूस कर हाँ, सकते हैं। कहते हैं कि नृत्य अपने आप में ईश्वर की भक्ति और हाँ, शक्ति दोनों होती है। हम हमेशा नृत्य में, खासकर शास्त्रीय नृत्य में, हमेशा ईश्वर की भक्ति में रहते हैं और हमारे लिए अंदर एनर्जी उन्हीं के द्वारा आती है। तो इसका एक अलग ऑरा, तो अगर आप भीड़ में खड़े हो और एक नर्तक या नर्तकी खड़ी है, आप पहचान जाओगे, क्योंकि नृत्य आपको संपूर्ण रूप से एक पूर्ण कर देगा, संपूर्ण रूप से पूर्ण करता है नृत्य। जैसे आपकी पर्सनैलिटी, आपके बोलने का तरीका, आपके उठने-बैठने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, परफेक्ट कर देगा और इससे आप अलग पहचान लेंगे और आपके गेटअप, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं नृत्य के बाद। लोग आते, कोठी बिछाते और हम भारतवर्ष को प्रेज़ेंट कर रहे हैं विदेश में जाके, और वहाँ पे जो भारतीय है चाहे विदेश है, उनका रंग-बिरंगा देख के वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आके फ़ोटो खिंचाते हैं कि वाओ! कितना अच्छा लग रहा है, कितने अच्छे लग रहे हैं। और इंडिया में जो होता है हमारे साथ ऐसा ऐसा नहीं है, बाहर के लोग आके करते हैं, इंडियन लोग भी करते हैं, तो वो अलग होता है। अब जो एक अगली चर्चा पे चल रहा हूँ मैं उनके साथ कभी-कभी भरोसा नहीं होता कि मेरे बगल जो बैठी हैं, वो गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। मतलब अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है। अगर देखा जाए विश्व के सम्मानों में तो बहुत अलग लेवल का कि हुँ। वो भी प्राउड फीलिंग, वो भी शास्त्रीय नृत्य में। तो मैम इसकी जर्नी किस तरीके से रही और किस तरीके से टीम ने परफ़ॉर्म किया या ये रिकॉर्ड किस तरीके से कायम किया होगा? थोड़ा एक खजुराहो फेस्टिवल हुआ था हमारे यहाँ, जब 50 साल हुआ था खजुराहो का। अभी लास्ट ईयर हुआ है, 2024 में हुआ था। तो उस दौरान ना कम से कम 14 तो 1397 में परफॉर्मेंस किया था। कितने मैम? 1397 लोगों ने, हालाँकि 1500 का हमारा ये था। राजेंद्र गंगानी जी वहाँ पर परफॉर्मेंस कराए थे। तो उन्होंने अप्रोच किया कि हम वहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप भी वहाँ पर आइए, क्योंकि हम तो हमेशा नृत्य करते थे, लेकिन वहाँ पर एक रिकॉर्ड पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए वहाँ पर बुला चाहिए परफॉर्मेंस के लिए। तो उन्होंने वहाँ पर परफॉर्मेंस किया था। तो वहाँ पर हमको दिया गया इस रिकॉर्ड को। तो मैम कैसा फ़ील हुआ मतलब कि आप परफ़ॉर्म करने जा रही हैं जो कि केवल भारत नहीं, पूरे विश्व, देश दुनिया में सबसे बड़ा गिनीज़ से बड़ा कोई भी ऐसा नहीं है जो पद देता हो। तो उस समय क्या फ़ीलिंग थी? और जब 1397 जो आपने कहा, जब एक साथ नृत्य कर रहे थे तो वो कैसा लग रहा था? वो फ़ीलिंग हम तो सोच के जब इतना को तो वो फ़ीलिंग और देखिए क्या होता है कि गिनीज़ बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप में तो आपको पता ही अलग तरीके का रिकॉर्ड है। तो वहाँ पे जब हम नृत्य कर रहे तो हमें ले रहा था कि एक तो टेम्पल में कर रहे हैं, खजुराहो टेम्पल में, और 50 वर्ष एक संपूर्ण हुआ है। तो हमने जितना नृत्य किया अभी कर, तो उसमें इतना मज़ा नहीं है जितना वहाँ मज़ा आया, क्योंकि हम पूरा भारतवर्ष एक साथ था। पूरा भारतवर्ष एक साथ था, सब जगह के लोग थे यहाँ पर, सभी सारे राज्य के लोग थे वहाँ पर। तो वहाँ पर एक अलग ही फीलिंग हुई, अलग ही वहाँ पर ऑरा था और सब, आपने मेरा ड्रेस देखा होगा, व्हाइट की साड़ी है, ऑरेंज देखा होगा, बिल्कुल, है ना? सूरज के सहारे देखा होगा आपने। तो वहाँ पर एक अलग ही महसूस हो रहा था कि एक रिकॉर्ड बन रहा है, हमारा भी नाम होगा, ये अलग ही था। मैम कहते हैं ना जब कुछ करने जा रहे हो और आपको पता है कि आप इस चीज़ के लिए इतने बड़े उसी के लिए तो मन में कोई एक कहते हैं ना दुगदुकी सी होती है कि मैदान पे उतर चाहे खिलाड़ी हो, चाहे काम पे जाए ऑफ़िस में जाने से पहले एक एम्प्लॉयी हो जब उसको पता है कि आज यार मेरा बेस्ट देने का दिन है क्योंकि आज कुछ है। तो आप लोग के मन में क्या चल रहा और उसमें भी मैम 1397 लोग एक साथ सिंक्रोनाइज़ होना, एक साथ चीज़ें होना, वो किस तरीके से? एक से क्या, ये गुरु जी ने सबसे पहले सबको वीडियो भेज दिया था और हमको सिर्फ एक ऑडियो वीडियो एक साथ भेजा था, तो हमको सिर्फ परफॉर्मेंस करना है। तो हम अपने शिष्यों को, अपने को सबको प्रैक्टिस कराती थी। तो मैंने अपनी तरफ से ऑलमोस्ट 50-60 टोप भी लेके गई थी। मैं वही कह रहा हूँ कि सबको सिंक्रोनाइज़ करना एक साथ अलग-अलग जगह से आके हाँ, वही तो। वो क्योंकि हम कहते हैं कि 5 लोगों को सिंक्रोनाइज़ करना मुश्किल होता है क्योंकि कथक एक अलग आर्ट ऑफ फॉर्म है। इसमें ऐसा नहीं कि कोई भी मूवमेंट आपने कर दिया कि नहीं ठीक है, ये आजकल जो पॉप कल्चर चला जी जाए जहाँ 2 हाथ इधर या अरे 2 हाथ इधर। कोई एक-एक मतलब कहते हैं ना एक-एक आँखों की, एक-एक फेस एक्सप्रेशन, हाथों का एक्सप्रेशन, हर एक के अपने एक बहुत मायने होते हैं और वो बहुत माइन्यूट लेवल पे होते हैं। और जब आप ऐसा परफ़ॉर्म कर रहे हैं कि रिकॉर्ड के साथ पूरा भारतवर्ष वहाँ पे है, खजुराहो जैसी भारत की बहुत कह सकते हैं विरासत वाली जगह जहाँ पे एक छोटी-सी गलती बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट कर सकती है। बिल्कुल। तो मैम वो पल थोड़ा-सा मैं बस ये आता है जब आप नृत्य सीखते हैं तो आपको हम एक सिद्धांत के साथ करते हैं। एक सिद्धांत और एक सिस्टम होता है, उसको फ़ॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो हमें तो पता है कि तथ्य ऐसा होना है, तो तथ्य ऐसे ही होगा। क्रांत है ऐसे होना, तो क्रांत ही हमारा ऐसे ही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को करते हैं। तो अगर कोई भी स्टूडेंट या शिष्य नृत्य सीख रहा है, तो उसे बोले
तर तत तिगदा दिगदी तिगदा दिगदी तत तत थई बाद तत तत तेरी तेरी थई तेरी तेरी थई तेरी तेरी थई। उसको पता है कि इसमें क्या नृत्य करना है, इससे क्या-क्या मोमेंट्स होते हैं। तो ये बोल के साथ होते हैं और बोल हर एक बच्चे को पता होता है जो नृत्य सीखता है। तो हम इससे सिम्बलाइज़ कर सकते हैं कि हाँ, गुरुजी ने ये बोला है, हमको ऐसा ही करना है। ओके, मतलब कहने के मतलब है नृत्य की भाषा एक ही है हाँ, कि वो ताल पे चलती है। ब अगर बा ताल पर बोल भी चलती है। बोल पे चल और यथक नृत्य है तो बोल में जैसे घराने में थोड़ा बहुत ही अंतर होगा, लेकिन बेसिक बोल का वही रहेगा। बेसिक बोल और बेसिक जो हाँ, मूवमेंट्स वही मूवमेंट्स। वही रहे। तो मैम इस सफ़र को आगे बढ़ाते हुए चलिए ये तो आपकी जर्नी चल रही थी एज़ ए स्टूडेंट या टीचर। पुष्पांजलि आपकी जो प्रभाजी प्रभांजलि प्रभांजलि संस्था की सोच कहाँ से आई और किस तरीके से उसको फिर आपने कहते हैं ना एक बार उसके पहले सोचा होगा, फिर मूर्त रूप में कैसे? देखिए क्या हुआ कि मैंने बीएड किया हुआ तो मैं टीचिंग लाइन में थी और मैंने सेंट्रल स्कूल में की, अमेठी में भी रही हूँ। जब मैं बच्चों को सिखाती थी ना तो खासकर स्टडी मेरी होती थी बेसिकली मैं साइंस बैकग्राउंड से तो साइंस लेती थी मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री लेती थी। तो मैं एमएससी में केमिस्ट्री हूँ, तो केमिस्ट्री लेती थी ज़्यादातर। मैम लोग भरोसा नहीं करेंगे कि इतनी बड़ी कथक नित्यांगा और मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री की बात कर दी। फिर 12th 11th में केमिस्ट्री लेती थी, फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री लेती थी। तो मैम कह सकते हैं कि आप अपने फील्ड की राहुल द्रविड़ की तरह हैं बिल जी। तो मुझे मन नहीं लगता था मतलब मैंने कहा यार मतलब मैं इस चीज़ की नहीं बनी हूँ, मुझे कुछ अलग सा चाहिए। मुझे हर साइड पर लाइफ में कुछ क्रेज़ी टाइप का चाहिए रहता कि कुछ क्रिएटिविटी होना चाहिए। आप टीचिंग करते हो तो हमेशा ये सेम प्रोसेस सुबह उठो, स्कूल जाओ, घर आओ, फिर सो जाओ। मुझे लाइफ रेगुलर रूटीन हाँ, रेगुलर रूटीन मज़ा नहीं आता मुझे लाइफ में। मतलब कुछ क्रिएटिविटी, कुछ नयापन चाहिए। समथिंग कुछ चलता रहे हाँ, चल रहे रोज़। क्योंकि हाँ, क्रिएटिविटी दिमाग है, तो कुछ नया किया जाए। तो पढ़ाई तो मैं करीब 8 से 9 साल मैंने स्टिचिंग लाइन की, लेकिन जब मज़ा नहीं आया तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने एक स्कूल बात की, नृत्य के लिए बात किया। जब मैंने नृत्य की बात किया तो फिर मैंने हो गई मेरी फ्रेंड थी मधुलिका, इसके साथ में फिर इसने बोला कि यार मेरे स्कूल में आता है। मैंने कहा ठीक है, वहाँ मज़ा आने लगा मुझे। तो फिर कि बेटा छोटा था मेरा, तो मुझे फुल टाइम करने में प्रॉब्लम तो होती थी। जी। तो वहाँ पर मैंने पार्ट टाइम स्टार्ट किया। और सिखाने की इच्छा तो बचपन से ही थी कि मैं जब बड़ी होंगी तो अपने देश की संस्कृति को आगे बढ़ाऊँगी। और एक चीज़ बताऊँ मुझे फ़िल्मों में काम करने का भी बहुत शौक था, क्योंकि तो मैं चाहती थी कि बड़ी हो तो मैं हीरोइन बना 70 रैम वाली पीली की बचपन से था हमने फ्रेंड के साथ एक्टिंग करते थे, किसी-किसी फ़िल्म की एक्टिंग करते थे और मुझे हमेशा भैया करोड़ मिलता था। कुछ क्योंकि मेरे एनर्जी बहुत था, एग्रेशन बहुत है। देखिए अभी एनर्जी के ईश्वर की देन थी कि मुझे नृत्य करना था, वो तैयार कर रहा था, कि आगे चल के तुमको नृत्य करना है, नृत्य करने की एनर्जी से ही तो हमेशा मिलियन करोड़ हम देते थे मेरे को। तो इसी की इच्छा में कि जब बाद में हुआ ऐसे मेरा बिग बॉस में सिलेक्शन हो गया था। बिग बॉस में करीब बेटा मेरा असीम ढाई महीने का था, तो मैंने मतलब ऑडिशन हुआ, मुंबई भी गई थी, लेकिन वहाँ पर मैंने मना कर दिया कि ढाई महीने बेटा फिर 6 महीने में आपको उतरना कर और शायद वो फ़ोन्स और ये सारी चीज़ें भी कट ऑफ्स रहती हैं तो। तो हाँ, सारी चीज़ें हमको और मुश्किल होता है क्योंकि देखो हस्बैंड कहेगी था कि पहले घर, फिर बाद में आपका शव। इट्स तो मुझे पहले घर देखना था और बच्चा छोटा था तो मैं कैसे जाती? 6 महीने तक वहाँ से हाउस में रहना और इस बच्चा फीडिंग में था तो नहीं जा पाए। तो सब तरह एक अपॉर्च्युनिटी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे इसको तो पहले स्टॉप ही दे दे। शायद इसको भेज जी, याद है मेरी ये कुछ अच्छा बैठा। हाँ, अच्छा तो ये अभी अच्छा ही हो रहा है। मैं वही कहूँ कुछ बेहतर के लिए सोच रखा था चीज़ों। ठीक। तो उसी तरह हुआ कि आपके क्वेश्चन से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। आपने कुछ क्वेश्चन क्या थी? मैम ये क्वेश्चन था कि जिस तरीके जब आप वही आपकी संस्था की जो मूल रूप कैसे पढ़ गया आप तो उसके बाद जब मैं दिल्ली आई, शादी के बाद जब नृत्य सीखना स्टार्ट किया तो मैंने करीब 3-4 गुरु के पास गए और मुझे वो चीज़ नहीं मिली थी जो चीज़ चाहिए था, जिसकी तलाश थी। तो फिर इसके बाद मैंने सबसे पहले शक्ति मैम की अलकनंदा फिर क्योंकि देखो गुरु के अंदर ना एक चीज़ होती है, आजकल के गुरु में मैं आपको बता दूँ कि जब लोग गुरु बन जाते हैं, तो शिष्य को कुछ नहीं समझते। शिष्य को बहुत ही हल्के में लेती कि आप गुरु बन गए हैं तो शिष्य को कुछ भी बोल देना, कुछ भी इससे रिस्पेक्ट नहीं करना, अगले के सामने इनको इज़्ज़त नहीं देना, हर एक को इज़्ज़त का भूखा होता है। और आजकल की गुरु में भी कमी नहीं कि जब अच्छी लेवल पे पहुँच जाते हैं तो सोचते हैं कि हमसे अच्छा कोई नहीं है। मैं सभी की लेवलिंग को बुरा लगे चाहे कुछ भी रहे। तो मैम ये बहुत बड़ा लेकिन स्टेटमेंट है। शायद पब्लिक के बीच जाएगा तो कहीं न कहीं बहुत लोग अपने को रिलेट भी कर पाएँगे इससे। बिल्कुल। क्योंकि ये बातें हमें मतलब क्योंकि ये एक ऐसी फ़ील्ड है जहाँ पे हर बात मीडिया या पब्लिक डोमेन्स में नहीं आ पाती। देखिए दर्द बहुतों के अंदर है शायद हाँ, बिल्कुल। कि वो गुरु के पास जाते हैं और गुरु फिर ऐसा चक्कर कटवाते हैं कि
जो उनका मेन उद्देश्य क्या है कि कुछ अच्छा सीखें, वो सीखना कहीं और रह जाता है और साइड में दूसरी चीज़ें होने लगती है। ऐसी ऐसी हुआ मेरे पास अलकनंदा मैम के पास गई कृष्ण दीदी बोलते हैं, और उनको सुन रही है तो कोई बात नहीं मुझे सुने। लेकिन क्या होता है उनके पास गई तो ये मुझे काउंटर बैठा दी कि प्रभा तुम मतलब मेरे क्या लोगों से कन्वर्सेशन अच्छी थी। मैं लोगों से प्यार से बात करती थी। तो मुझे काउंटर बैठा दी कि तुम मेरा बिलिंग वाला देखो, तुम नृत्य की सीखो साथ में। लेकिन नृत्य कम और काउंटर बैठ के लोगों के ऋषि काटना ज़्यादा होता था। तो मुझे तराश थी नृत्य की। वहाँ पर मैंने करीब 4 से 5 साल मैंने अपना एक तरह से बर्बाद किया। लेकिन हाँ, जब इंसान तैयार करता है, ईश्वर बोलना चाहिए, जब तैयार करता है किसी चीज़ के लिए मजबूत बना देता है। तो वो मजबूत बनाता है। तो यहाँ भी मैंने बहुत कुछ सीखा, मैं इन पे ये नहीं बोलूँगी। क्योंकि जब मैं दिल्ली आई, तो नई-नई जब दिल्ली आई, तो मुझे थोड़ा-सा होता है छोटी जगह से आते हैं तो मुझे यहाँ की भीड़ देख के अजीब-सी फीलिंग होती है। क्योंकि हम छोटी जगह से रहते हैं और बहुत ही मतलब लोगों से कन्वर्सेशन में एक भय सा होता है। तो और लाइफ़स्टाइल भी अलग। वाह! आया देयर राइट। तो इसने शायद मुझे तैयार करा था ईश्वर, इसलिए वहाँ बैठाया था। तो ईश्वर का हर एक उद्देश्य कुछ उद्देश्यपूर्ण होता है। शायद उस समय बाद में लगा ना वाक़ई अच्छा हुआ। फिर हस्बैंड ने बोला कि तुम तो नृत्य सीखने आई हो, तुमको मतलब वहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। फिर मैं हेमंत पिता अपने गुरु है मेरे हेमंत पिता से जो मैंने सीखा, उनके पास गई। तो उनके पास मैंने काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन ये होता है कि हर एक गुरु यूज़ करता है आपको। जैसे हमेशा ये काम कर दो, वो काम कर दो, काम ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरे गुरु, मैं आपके सारा काम करूँगी। तो फिर इसके बाद अलग जैसे मेरा एक होता है कि आप आपकी एक एज है, आपका एक उम्र है, उम्र के अकॉर्डिंग आप उनके साथ रिस्पेक्ट करो। अदर के सामने और हमारा अपमान होता। लेकिन मैंने बोला कोई नहीं, गुरु है, गुरु का हाथ में। तो ऐसा कार्यक्रम में चलता रहा, धीरे-धीरे करके चलती रही। फिर उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं, अब तो कुछ अपना एक मान होना चाहिए। तो फिर मैं गुरुजी भी चले गए असम, तो ईश्वर ने खुद ही अलग कर दिए कि नहीं अब तुम्हारा जब मतलब उन्होंने उन्होंने खुद ईश्वर ने दिखाया कि रास्ता ये है, कि नहीं यार यहाँ सेटल ना हो। हाँ, क्योंकि वो भावना जो अब मैं समझ सकता हूँ कि जब आप जिनकी गुरु होंगी, क्योंकि आपने वो सारी चीज़ें देखी, तो देखिए आप अपने शिष्यों के साथ वैसा नहीं होने नहीं, बिल्कुल मेरी कोशिश ये रहती है, क्योंकि ऐसा ना हो, बिल्कुल 100% और मेरे ख्याल से जो मेरे शिष्य हैं, मैं अपने शिष्यों में से मेरे शिष्य 5 साल से मेरे पास आ रहे हैं, आज वो 12th में कॉलेज में हैं और आज भी फ़ोन करते हैं कि मैम आपकी याद आ रही है, दीदी आपकी याद आ रही है। तो मैं हमेशा उनके साथ एक अलग अटैचमेंट में रखी हूँ, कि अपनी सारी बातें शेयर मैं एज़ ए माँ के रूप में भी इनको रखती हूँ कि मैं तुम्हारी माँ भी हूँ, तुम्हारी गुरु भी हूँ, तो उनको सही दिशा दूँगी। वो अपने अंदर की सारी बातें करते हैं जो अपने माँ-बाप से नहीं कर पाती। क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को होता है ना कि मैं अपडेट रखती हूँ कि दुनिया के साथ चल के ही, क्योंकि अभी क्या लाइफ चल रहा है, लाइफ़स्टाइल अभी क्या है। मम्मी-पापा क्या कहते हैं, नहीं पढ़ाई करो, ये करो। मैंने कहा कि पढ़ाई भी करो, लेकिन बाकी चीज़ भी ज़रूरी है। अपने आप को खुश रखो। तो अब कह सकता हूँ कि स्ट्रेस रिलीफ़र भी हैं आप अपने शिष्यों हाँ, मोटिवेट करती हूँ उनको मैं और उनसे स्ट्रेस रिलीफ़ करती हूँ कि नहीं, अच्छे से रहो। पहले है कि आप खुश रहो, आप खुश किसमें? लेकिन हाँ, अपना उद्देश्य भी रखो कि आप क्या करना है। मैम, जो भारतीय पारंपरिक नृत्य हैं, आपने भी लगातार 5-6 साल ताज महोत्सव जैसे जो कि पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा मतलब हम कह सकते हैं कि कल्चरल इवेंट होता है। गवर्नमेंट्स के इवेंट्स होते हैं इन चीज़ों को, आपने यहाँ पे सब लेकिन मैम अब क्या आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा ये जो पारंपरिक नृत्य है, वो सिमटता चला जा रहा है कि वो बस अब गवर्नमेंट क्योंकि हम प्राइवेट जो प्रोग्राम्स या हम जो दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें हम अपने अपने ही नृत्य को हाँ, अगर कोई मतलब गवर्नमेंट से जुड़ा ना हो, तो शायद ही हम वहाँ पे पारंपरिक नृत्य को देख पाते हैं। क्योंकि वहाँ की सिंगिंग हो जाती है आज की डेट में, चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन क्या आपको भी ये चीज़ महसूस होती है क्योंकि आप उस क्षेत्र से जुड़ी हैं, हम तो बाहरी दुनिया से देख रहे हैं, तो हमें हमारा ये हमारी टीम ने रिसर्च कर लिया है, हम बाहरी दुनिया से। अंदर की दुनिया आप जानती हैं, तो क्या ऐसा है कुछ कि हम कट ऑफ होते जा रहे हैं पारंपरिक नृत्यों से? देखिए क्या होता है कि अभी मैं अगर दिल्ली की बात करूँ, चाहे जो हमारी मेट्रो सिटी है और अदर सिटी की बात करूँ, जो जैसे इंदौर हो गया, जैसे छत्तीसगढ़ सिटी है, मध्य प्रदेश में जो सिटी है और हमारी यूपी में भी है। तो अगर देखा जाए तो दिल्ली में रिच है, मतलब हमारे दिल्ली में इसका कल्चर काफ़ी रिच है। और सब अगर रिस्पेक्ट दे बोला जाए तो हमारे जो मेट्रो सिटी है खासकर उसमें नृत्य का रिस्पेक्ट ज़्यादा है, कंपेयर टू ये छोटे टाउन की जगह पर। क्योंकि छोटे टाउन में क्या होता है कि इतना वैल्यू नहीं दिया जाता है और वहाँ पर के बच्चे टीवी खासकर सोशल मीडिया, तो बच्चों की अंदर तो इच्छा है, नृत्य करने की इच्छा है, लेकिन वो दिशा कौन से चुने, ये कौन दिखाएगा? तो ये दिशा वही चुनते हैं जो सोशल मीडिया में चलता है। आजकल देखो टीवी भी मैं टीवी वाले को बोली खुद प्रमोट वेस्टर्न नृत्य क्यों करते हैं? क्लासिकल नृत्य क्यों नहीं प्रमोट करते हैं? कुछ तो बाहर से फंडिंग होती होगी मे बी, आई थॉट। हाँ, बिल्कुल, पहले हमारे समय में हम दूरदर्शन देखते थे, तो वहाँ पे परफ़ॉर्मेंस आती थी।
वहाँ पे या फिर जैसे अगर कोई 15 अगस्त, 26 कुछ भी होता था, तो परफ़ॉर्मेंस आती थी चीज़ें, अब वो हमें दिखता ही नहीं है। मतलब आप कोई भी चैनल खोल लीजिए, मुझे नहीं याद होगा, मैं मतलब अपना पर्सनली कह रहा हूँ हाँ। कि मुझे नहीं याद होगा कि मैं कोई परफ़ॉर्मेंस या समथिंग देखा होगा, लेकिन आप मुझसे ये कहेंगे कि दूसरे बहुत से प्रोग्राम है, चाहे नाम ही ले लो, स्पिलिटविला है या दूसरे, वहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो वो जो चीज़ मुझे दिखाई देगी वही तो मैं जानूँगा। वैसे तो चीज़ें। जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि हमारा नृत्य कौन-सा है। अगर शायद मैं फ़ील्ड में निकला था एक दिन, मैंने पूछ लिया कि क्या आप जानते हो कि मतलब इस पॉडकास्ट की कत्था क्या चीज़ है? नहीं, नहीं हमें नहीं पता, हमें तो जैज़, पॉप और पता नहीं क्या-क्या। बस ये चीज़ लोग बोले कि उनके अंदर इच्छा ज़रूर है कि हम नृत्य करें, लेकिन दिशा ही नहीं है। दिशा कौन देगा? दिशा देने के लिए उनको इनके पेरेंट्स को ऐसे मम्मी-पापा को मालूम होना चाहिए कि कौन-सा दिशा है, किस नृत्य को चुनें। क्योंकि देखो हर एक नृत्य की जो नींव बोलेंगी, ये है शास्त्रीय नृत्य, किसी टाइप का शास्त्रीय नृत्य जो। मैम एक इससे पहले तो चलिए हँसी-मज़ाक में वो बात हम आप कर रहे थे कि 70 के पर्दे पे आने की आपकी रुचि थी। जब आप इस नृत्य की बात करते हैं, आज की कोई भी मूवी आप उठा के देखिए, वो नृत्य कहीं ही नहीं है। जैसे अगर पुराने में आप देखेंगी तो मूवीज़ में भी शॉट्स होते थे। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, अभी मैं एक जैसे एक नई मूवी अभी अगर मैं ये कहूँ कि केसरी जैसी मूवी आई, वहाँ पे साउथ के जो वो उस गेटअप के साथ वो डांस था, तो 5 मिनट के लिए वो 2 मिनट का अक्षय कुमार ने वो रोल किया है उस डांस को कुचिपुड़ी या समथिंग मैं नाम नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा, कुचिपुड़ी या समथिंग है। जब वो दिखा तो 1-2 लोगों ने पूछा ये कौन-सा डांस है? हाँ, वो दिखा तो इसलिए पूछा ना, हाँ, हाँ, हाँ। अगर वो दिखता नहीं कुचियाड़ी तो ये चीज़ है। दूरदर्शन को मुझे वो समय याद आता है जब वो नेत्र वाला मुझे इतना बचपन आता है, वो बोले कि वो हमारे ना प्रोमोज़ में चलता था। दूरदर्शन के जब वो प्रोग्राम आता था संगीत, तो उसमें प्रोमो में चलता था वो मिले सुर मेरा तुम्हारा में, हाँ, हाँ, वो अगर याद होगा आपको, तो उसमें ना प्रोमोज़ में हमारे डांस भी आते थे। हाँ, अभी से ध्यान में बिल्कुल आते हैं। हाँ। अब वो नहीं है। तो ये क्या क्या नहीं सोशल मीडिया। आप बिल्कुल शुरू वीडियो ही बोलूँगी इसको मैं कि ये कुछ बाहरी दुनिया से प्रभावित हो गए हैं और वहाँ के नृत्य को उसको अब बच्चे क्या मोबाइल खोलते हैं, देखते हैं क्या दिखा रहा है, उसी से प्रभावित होंगे। ये हमारी चीज़ों को दिखाई नहीं जाता है क्योंकि उनको लगता है कि शास्त्रीय नृत्य ओह! बोरिंग। लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर घुस के तो देखो, ये बोरिंग नहीं है। आप घुसो तो सही, आपको इतना मज़ा आएगा। लेकिन वो एक तो मेहनत भी ज़्यादा है, मैं आपको बता दूँ। क्योंकि जब क्या होता है जैसे ज़्यादातर बच्चों आप देखो तो पढ़ाई करना काफ़ी काफ़ी कम बच्चों को अच्छा लगता है। है ना? बस ऐसे ही हमारा शायद नीति कि आँखों पे नृत्य करें तो आँखों को सिद्धांत को फ़ॉलो करना पड़ेगा। कुछ आपकी संस्कृति को सँभाल के चलना पड़ेगा। जैसे हमारा जैसे आपको वेस्टर्न ऐसे कि और हरो सर कैसा है? लेकिन हमारे यहाँ नहीं, गुरु शिष्य परंपरा है। शिष्य आएगा, गुरु पर पहुँचेगा, गुरु को प्रणाम करेगा, फिर ईश्वर को याद करेगा, अपने माँ-बाप को याद करेगा, उसके बाद नृत्य सीखेगा। लेकिन इसके लिए आपको पूरा एक रूटीन रहना पड़ता है आपको। आपको इंडियन अटायर में रहना पड़ेगा, आप कुछ भी पहन के नहीं आ सकते शास्त्रीय नृत्य पे, क्योंकि हमको एक रूल फ़ॉलो करना पड़ता है। लोग इतना एफर्ट नहीं करना चाहते। तो लोग चाहते हैं कि यार थोड़ा-सा हिल-डुल लिए बस वही नृत्य हो गया। लोग जैसे हम एबीसीडी सीखते हैं ना, इसी तरह शास्त्रीय नृत्य है। इसके लिए एक सिद्धांत होता है, एक तरीका होता है, तो लोग इतना तरीका नहीं उतना एफर्ट नहीं लगाना चाहते हैं। और कुछ जो हमारे टीवी में दिखाया जाता है, जो इंस्टाग्राम में हो गया, फेसबुक में जो वेस्टर्न दिखाता है कि आप थोड़ा-सा असल में नृत्य हो रहा है, ये तो नृत्य है। तो प्रमोट जो है, जो हमारे सोशल मीडिया वही कर पाएगा। और हम तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पढ़े-लिखे है पेरेंट्स, वो हमारे पास बच्चों को लेके आते हैं, बताते भी, हम भी करते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही यही है कि अपनी संस्कृति और सभ्यता को सँभाल के रखना, इसका विकास करना। मैम लेकिन अगर रास्ते पूछें, चलिए ये तो समस्या पे हमने चर्चा कर ली। रास्ता क्या है कि इसको हम फिर से जैसे आपने कहा ना कि कहीं न कहीं जैसे अभी हम पीरियोडिकल मूवीज़ देख रहे हैं चीज़ों को, कि हम अपने इतिहास को जानने के लिए जैसे हमने मान लीजिए अभी छावा मूवी आई या समथिंग कुछ है, तो कहीं न कहीं पीरियोडिकल मूवीज़ बनना ज़्यादा शुरू हो गई, जिससे हमें पता चलने लगा है कि कौन छत्रपति जी महाराज होते थे, कौन हमारे क्रांतिकारियों की बात की जाए तो उस पे बहुत सी मूवीज़ आई हैं। फिर और शास्त्रीय संगीत को अगर फिर से मतलब अपने चरम पे, क्योंकि एक समय चरम पे था मैं अगर कहता हूँ, वो जो थोड़ा ढलान की तरफ जा रहा है, उसको फिर से, क्योंकि हमारी नीज़ तो यही है, तो क्या रास्ते हो सकते हैं जो सजेस्ट करना चाहती हैं बिल्कुल। जो मैं बताऊँ नृत्य से एक चीज़ शास्त्रीय से बहुत सारे लाभ होते हैं। सबसे पहले तो आपको बताऊँ कि जब हम नृत्य करते हैं, चाहे गायन करते हैं, खासकर नृत्य से जुड़े नृत्य बताऊँगी। जैसे आप मूवमेंट्स करेंगे, आपकी आँख गए, आपका हाथ गए, आपका मन गए। तो जतो हस्त ततो दृष्टि, जतो दृष्टि ततो मना, जतो मन ततो भावा। हमारे यहाँ महाराज जी का है ये, कि सारी जहाँ पर हमारे हाथ है, वहाँ हमारी दृष्टि होगी तो मन होगा तो भाव। तो ये इस सिद्धांत के अनुसार चलता है। तो जब बच्चे नृत्य सीखते हैं, उनको बहुत लाभ होता है। इनकी स्टडी में, क्योंकि जो भी स्कूल शिक्षा उससे बहुत लाभ होता है।
देखिए, ये जब क्या होता है कि आप हमारे दोनों माइंड काम करते हैं। जनरली इंसान के एक माइंड काम करते हैं कि हम नृत्य करते हैं, तो हमको अपने एक्सप्रेशन को सँभालना है, हैंड को सँभालना है, ग्रेसफुल रखना है, हमें बॉडी को डांस करना है, तो आपके दोनों माइंड काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपकी माइंड शार्प हो जाती है, आपकी तीव्र बुद्धि हो जाती है। और हम जब भाव से नृत्य करते हैं, तो हम जब अगला कोई इंसान सामने बैठा है, ये क्या सोच रहा है वो भी बता सकते हैं, कि इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके भाव को महसूस कर सकते हैं, मन की भावनाओं को पढ़ा जा सकता पढ़ा जा सकता है, इंसानों की पहचान हो सकती है। आपकी इसी तरह से आपकी शिक्षा में एक होता है लर्निंग पावर, ये भी तेज होगी क्योंकि उनको नृत्य सीखना पड़ता है। हमारे सारे नृत्य में सारों की दोनों माइंड काम करते हैं, तो आपकी लर्निंग पावर तेज हो जाती है। फिर इसके बाद हमारे अंदर हमारी संस्कृति समाहित हो जाती है। जैसे हम जनरली क्या कहते हैं कि हम शिव शक्ति पर हम अपने बैले करते हैं, या तो राम जी के ऊपर हम स्तुति करते हैं, तो आपका कनेक्शन सीधा ईश्वर से हो जाता है। तो आप एनर्जेटिक भी हो जाते हैं, क्योंकि वहीं से हम है। वही से एनर्जी बनती है। तो एक तरीके से आपके बोलना चाहिए कि संपूर्ण विकास होता है इस नृत्य के द्वारा। तो अगर आप नृत्य कर रहे हो, चाहे आप किसी भी शास्त्र से जुड़े हो, शास्त्र नृत्य से जुड़े हो, तो आपको बोलना चाहिए संपूर्ण विकास आपके होता है। अब ये आपको स्टडी में हेल्प करता है, और आपको जब इंटरव्यू में जाते हैं कॉलेज में, तो आपको हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, अब देखो स्टडी जैसे हम कॉलेज गए, बीटेक करके सभी है, आपके पास एक्स्ट्रा क्या है, आपको क्यों सिलेक्ट करें हम। जैसे मेरी डॉटर का हुआ था कि सिम्बोसिस में गई थी, तो वहाँ शायद ये पॉल साइंस करके गई थी, ये 12th करके गई थी, इसका लॉ करना था, तो उसको झपताल का तिगुन पूछा गया था, कुछ नहीं पूछा गया था, झपताल का तिगुन बता दो। तो उसे झपताल की तिगुन इसको सिलेक्शन हो गया। इसने जिंदल में उसने स्टडी किया, तो उसको बस ऐसे अरे आप नृत्य अच्छा करते हो, हमारे कॉलेज का रिक्वायरमेंट है कि हम अपने कल्चर को कैसे प्रमोट करेंगे। इसका हो गया प्रमोशन, हो गया, इसका सिलेक्शन हो गया। डीयू में ऐसे बच्चे हैं इनको 8 से 10% सिर्फ नृत्य के द्वारा छूट मिलती है, क्योंकि हर एक संस्था को, हर एक कॉलेज को, हर एक स्कूल को एक नर्तक या नर्तकी चाहिए, क्योंकि इसमें लोग लगे हुए हैं। तो आप इसके द्वारा हर एक जगह शॉर्टलिस्ट रहो। फिर इसके अगर आप एसएससीआर, हमारा जो गवर्नमेंट है, वो हमको स्कॉलरशिप भी देता है। फिर इसके बाद हाँ, करियर अपॉर्चुनिटीज़ पे भी, क्योंकि हर आदमी की कहीं न कहीं, जैसे देखिए बहुत से लोग आजकल इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं थोड़ा-सा कि यार मेरा कुछ, तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ इसमें कैसे हैं मैम? जब आप जैसे क्या होता है कि आप बीटेक कर रहे हैं, चाहे आप लॉ कर रहे हैं, सबके लिए आपको बहुत सारे पैसे लगाने पड़ते हैं। आजकल तो 30 लाख से लेकर 1 करोड़ तक तो नॉर्मल बात है किसी को स्टडी करने के लिए। लेकिन नृत्य आप जब सीखते हैं, तो आपके 3 से 4 घंटे में आपकी अच्छी इनकम हो जाती है। मैं इनकम नहीं यहाँ पे उजागर करना चाहूँगी, लेकिन आप बस बच्चों को 3 से 4 घंटे सिखाओ, अपने से फील्ड में सिखाओ, फ्री होके सिखाओ, अच्छे इंस्टीट्यूट होके सिखाओ, और गहन तरीके से सिखाओ, तो आपकी अच्छी इनकम हो जाती है। इसमें आपको ये ज़रूरी नहीं कि आपको एक बंधे रहना है, बदले नहीं आने। नहीं बंधे नहीं रहना। उसके बाद मतलब इसके साथ आप अपना भी अगर कुछ कर रहे हैं, आप करते रहिए। या आपकी क्रिएटिविटी, जैसे हमारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम होते हैं, उसको हम खुद से उत्सव होते हैं, महोत्सव होते हैं, इंडिया में, विदेश में, उसकी तरफ हमको गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है, और उससे भी हमारी इनकम हो जाती है। तो इनकम के बेस से बस, लेकिन मेहनत आपको करनी है, क्योंकि हर एक जगह मेहनत चाहिए। बिल्कुल। तो इसकी बेस पर हमको अच्छी खासी इनकम हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी जो नृत्य है उसमें एक शार्पनेस होनी चाहिए, आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक जगह आपका नृत्य ही बोलता है, परफॉर्मिंग आर्ट है, तो हम हमेशा आपका परफॉर्मेंस बोलता है। अगर परफॉर्मेंस दमदार है, तो आप सब जगह इजाज़त हो जाओगे। मैम थोड़ा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन अटायर की बात है। जब आप इस पारंपरिक नृत्य को सीख रहे हो तो आपका अटायर हर जगह, केवल नहीं, ये नहीं कि केवल नृत्य के समय, बाकी क्योंकि लोग जजमेंटल होते हैं। तो अ, स्पेशली लड़कियाँ, क्योंकि आप महिला हैं तो आप ज़्यादा बेहतर सब, जो वो इस फ़ील्ड में आना चाहती हैं, लेकिन वो दूसरी तरीके की ज़िंदगी, जो हम कहते हैं ना वेस्टर्न कल्चर लाइफ़, वो भी जी रही हैं, तो वो कैसे तालमेल कर सकती है चीज़ों को लेके? क्योंकि लोगों के मन में ये होता है, अगर मैं इस तरफ चली गई, अगर मैं कथक ये करी तो वो पारंपरिक ही रह जाऊँगी, मेरे पे टैग लग जाएगा समथिंग लाइक, मैं वो सोसाइटी मुझे उस लेवल से देखने लगेगी, उस स्वरूप से चीज़ों को देखने लगेगी कि ये तो ऑमलेटेड है या समथिंग लाइक चीज़ें। तो उसके लिए देखिए, क्या होता है कि जनरली आपका अटायर आपकी भाषा भी होती है। आप किस भाषा से अपने आप को प्रमोट करते हो, अगले के सामने प्रेज़ेंट करते हो। तो ऐसा नहीं कि अटायर आप हमेशा इंडिया कैरी करोगे। लेकिन कई बार होता है ना कि जब हम ईश्वर की भक्ति पे जैसे मंदिर जाते हैं, तो लोग तो सब तरीके से कपड़े पहन के मंदिर जाते हैं, लेकिन आपको गुड फ़ील किसमें होता है? जब आप इंडियन अटायर हैं, तो ईश्वर के पास जा रहे हो। तो ऐसा नहीं कि आप वेस्टर्न पहनोगे तो क्लासिकल से आप छूट जाओगे। इस तरीके से नहीं होता, लेकिन किसी भी जगह जाने के लिए पहले अपने आप को चेंज करना पड़ता है। मुसाहदा करनी पड़ी। हाँ, तो अगर आप खुद इसके अंदर जाओगे तो तब आपके शिष्य जाएँगे। अब आप देखिए, आप जैसे हम नृत्य सिखाते हैं,
मैं अगर शॉर्ट्स पहन के आ जाऊँ, जो भी है और टी-शर्ट पहन के आ जाऊँ, तो मैं तो इस संस्कृति को बचा के नहीं रख रही हूँ। हमारे इंडियन कल्चर को तो मैं कैरी ही नहीं कर रही। जब आप नहीं कैरी करोगे तो बच्चे क्या कैरी करेंगे? तो अपने आप को कैरी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब साधना जो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों को त्याग माँगती है, वो त्याग करना पड़ेगा। आपको त्याग की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे हम विदेश जाते हैं, विदेश में हम परफ़ॉर्मेंस कर लिए, वहाँ पे मुझे कोई नहीं जानता है, आप तो रह सकते। मतलब आप अपनी लाइफ़ को जी भी सकते हैं। साथ-साथ नहीं ये जो एक कहते हैं ना ध्यान कि मन में बंधी हुई है, नहीं, आपको हाँ, जब वो कहते हैं ना कि जैसे हम आपने बात कही हम मंदिर जाते हैं, कहीं ऐसी जगह जाते हैं तो हम अपने आप कैरी तो वो अगर हम इस साधना में जा रहे हैं, वो 3-4 घंटे या 5 घंटे जो भी है, तो हम उस साधना के प्रति अपने आप को समर्पित कर दें। इसके बाद तो आपकी अपनी ज़िंदगी है, तो वो ये लो और बल्कि ज़्यादा एन्जॉय करते हैं क्योंकि हम अपने कैरी इंडिया में इस तरह से कहते विदेश आके मैम आज की डेट में अगर मैं ये कहूँ कि मेन फंक्शन होता है तो सब लोग सारी टाइल करना चाहते हैं चीज़ें, फिर से वो चीज़ें लौट के आ रही हैं चीज़ों को। जैसे साउथ में धोती का सिस्टम जो फिर से हो। तो मैम चलते-चलते हमारे फैन्स को या ये जो पब्लिक है, अपने इस नृत्य साधना और जीवन में इसको किस तरीके से अपना सकते हैं, उसके लिए कुछ देखिए अभी भी जो समय है अपने देश की संस्कृति सभ्यता की रक्षा का समय है। आप देख रहे हैं कि हमारे अभी देश में क्या चल रहा है और सब इस फील्ड में इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो मैं अपने बच्चों से, अपने जो पेरेंट्स है, अभिभावक है, सबसे यही बोलना चाहूँगी कि जब आप बाहर के कल्चर को अपनाते हो तो ये आपका कल्चर तो है ही नहीं। क्यों अपनाते? अपने कल्चर में जाके तो देखो, अपने बच्चों को तो भेजो, आप इनके अभिभावक हैं, इनको सही दिशा तो दो। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे राम जी के सिद्धांत है, शिव जी के कुछ उद्देश्य हैं, शिव जी की कुछ सैक्रिफाइस उन्होंने अपने लाइफ में किया है। इस देश की रक्षा के लिए, इस विश्व की रक्षा के लिए, उनके उद्देश्य है, उनके मौलिक कुछ गुण है। तो ये आप चाहोगे कि आपका बच्चा उस मौलिक गुण को सीखे, तो ये किस तरीका है क्योंकि आपके पास तो समय नहीं। आजकल के पास समय नहीं कि बच्चों को शिक्षा दें। तो दिखती ये साझा कि ये ज़रिया है कि इस शिक्षा से आप उसको बता सकते हैं कि क्या है हमारी मौलिक जो गुण है हमारे देश की, हमारी संस्कृति की क्या है? और अपने बच्चों को इस देश की संस्कृति सभ्यता के विकास में भागीदार बना सकते। तो अगर आप अपने बच्चों में, अपने शिष्यों में सब कोई अच्छे गुण लाना चाहते हैं, ताकि उनके अंदर समझ बने कि दुनिया में कैसे जिया जाए, लोगों को कैसे पहचाना जाए और आप चाहते कि आपका बच्चा स्टडी मतलब सोचो चक्षु विकास होना चाहिए, चौर विकास अगर आपने पढ़ना चाहते हैं अपने बच्चों में, तो नृत्य चाहे शास्त्रीय कोई भी चीज़, नृत्य नहीं बोलूँगी, शास्त्रीय संगीत में सब कुछ आ जाता है। तो उस जगह पर आप भेजिए ताकि बच्चे सीखें और कुछ नहीं, देश के विकास में थोड़ा-सा भागीदारी बनाइए अपना और हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा। बस यही बोलना चाहूँगी। थैंक यू मैम हमारे अनप्लग्ड गॉसिप में आने के लिए, इतनी अच्छी बातें बताने के लिए और साथ में देश का हम कह सकते हैं ना कि विरासत को बचाना है। तो चलिए हम आप सब जुड़ के इस कदम को आगे बढ़ाएँ। थैंक यू।